हर वीकेंड मेरी हाउसकीपर का बेटा मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने आ जाता है। यह सोचकर कि उसकी माँ सालों से मेरे परिवार के लिए काम कर रही है, मैं हमेशा चुप रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि दरवाजे का लॉक कोड बदल दिया गया था। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, मुफ्तखोरों का आना मना है। मैंने उस पर्ची को फाड़ दिया और दरवाजा पीटने लगा। मैं अपनी हाउसकीपर से पूछना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। उसका नाम था। उसका बेटा सोफा पर आराम से लेटा हुआ था। उसने गुस्से में बदतमीजी से जवाब दिया, क्या तुम पढ़ नहीं सकते? रोज मेरे घर मुफ्त में रहने आ जाते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो सड़क पर जाकर सो जाओ। मुझे तुम जैसे मुफ्तखोर बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के पैसे पर पलते हैं। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हाउसकीपर तुरंत मेरे पास आई और मेरे कान में धीरे से बोलने लगी, यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ एक हाउसकीपर हूँ। वह थोड़ा जिद्दी है और उसे अनजान लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, क्या आपका शहर के बाहर एक और घर नहीं है? अब से जब भी मेरा बेटा वीकेंड पर आएगा, आप उस बाहर वाले घर में रहने चले जाया कीजिए ना। यह कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और शांति से सिक्योरिटी को फोन लगाया। हेलो, किसी ने बिना इजाजत के मेरे घर में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया है। आप तुरंत आइए और इस मामले को संभालिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ, एक मुफ्तखोर कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह विला मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। 20 मिनट बाद विला के सामने एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। 2 पुलिस वाले गाड़ी से बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, हाउसकीपर वांग सुजिन भागते हुए दरवाजा खोलने आई। वह डर के मारे पीले चेहरे के साथ जल्दी से मेरे पास आई। वह कांपते हुए बोली, यंग मास्टर, ये सब क्या है? आपने पुलिस को क्यों बुलाया? मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। ऑफिसर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप ही हैं जिसके खिलाफ मिस्टर लिन ने बिना इजाजत घर में घुसने और कब्जा करने की शिकायत की है? यह सुनकर वांग सुजुन घबरा गई। नहीं नहीं ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है। मैं मिस्टर लिन की हाउसकीपर हूँ। मैं उनके खाने पीने और घर का ध्यान रखती हूँ। मेरे बेटे की स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वह बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रुका हुआ है। दरवाजे का लॉक पहले खराब हो गया था। जब मैंने उसे ठीक करने के लिए किसी को बुलाया तो उन्होंने कोड बदल दिया। यहाँ कोई गलत कब्जा नहीं हुआ है। बोलते हुए उसने विला के दरवाजे की तरफ इशारा किया। देखिए, क्या मैंने आपके लिए तुरंत दरवाजा नहीं खोला? ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा, फिर वापस उसकी तरफ देखा। मिस्टर लिन, क्या आप इनके खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहते हैं? जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, होंगशू जिन ने अचानक अपनी आवाज धीमी की और मेरे कान में गिड़गिड़ाने लगी। यंग मास्टर, आजी के पापा तभी गुजर गए थे जब वह छोटा था। उसे अकेले पालना मेरे लिए आसान नहीं था। उसने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है। इस समय उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और बिना बाप के बड़ा होने की वजह से उसका गुस्सा और बर्ताव थोड़ा अजीब हो जाता है। अगर उसे पता चला कि मैं सिर्फ एक हाउसकीपर हूँ तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। मैं यह सब बस इसलिए कर रही हूँ ताकि उसे बुरा न लगे। कृपया उन 12 सालों के लिए जो मैंने आपके माता पिता की सेवा की, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। जब वांग स्यूजिन ने मेरे माता पिता का नाम लिया तो मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। वह 12 सालों से मेरे परिवार के साथ थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी और वांगशू जिन ही हमेशा उनके पास रहती थी। चाय देने से लेकर पानी लाने तक हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी। जिस दिन मेरी माँ का निधन हुआ, वह सबसे ज्यादा रोई थी। वह बिस्तर के पास बैठ गई, मेरी माँ का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह मेरा पूरा ध्यान रखेंगी। और उसके बाद उसने अपना वादा पूरा किया। वह घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। वह मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी। जब भी मैं त्योहारों पर उसे पैसे का लिफाफा देता तो वह पहले मना करती और फिर बहुत कहने पर ही लेती थी। 3 महीने पहले उसका बेटा चेन शी उसी यूनिवर्सिटी में चला गया जहां मैं पढ़ता हूँ। वांग सुजुन खुश भी थी और परेशान भी। खुश इसलिए कि उसका बेटा कामयाब हो गया, लेकिन परेशान इसलिए क्योंकि वह कॉलेज की महंगी फीस नहीं दे सकती थी। एक अकेली माँ की परेशानी को समझते हुए मैंने चेनजी की 4 साल की कॉलेज की फीस देने का फैसला किया। उस समय वांग सुजिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत धन्यवाद किया और वादा किया कि वह एक दिन मेरा यह एहसान जरूर चुकाएगी। लेकिन पिछले महीने से चीजें बदलने लगीं। एक दिन जब मैं घर आया तो चेनजी को वहां देखकर हैरान रह गया। जब मैं सोच ही रहा था तभी वांग सुजिन ने मुझे एक तरफ बुलाया। उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर, मेरे बेटे की वीकेंड पर छुट्टी है और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसे 2-3 दिन के लिए यहाँ बुला लिया। मेन हाँ में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला। आखिरकार घर में बहुत सारे कमरे थे। एक माँ और बेटे को मिलने देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह 2-3 दिन अब हर वीकेंड का नियम बन गए। हर फ्राइडे चेनजी बिल्कुल सही टाइम पर मेरे घर आ जाता था और मंडे की सुबह से पहले नहीं जाता था। शुरू में चेनजी को लिविंग रूम में फोटोज खिंचवाना पसंद था। वह उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके कि वह एक बहुत बड़े घर में रह रहा है। मैं यह समझ सकता था, आखिर हर कोई दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहता है।
लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता था कि चेनशी मुझे हमेशा नफरत और गुस्से से क्यों देखता था, जैसे मेरा वहां होना ही उसके लिए एक बड़ी परेशानी हो। कुछ बार जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था तो उसने जानबूझकर अपनी नाक बंद की और जोर से शिकायत करने लगा, यहाँ कितनी बदबू है। इतने बड़े और सुंदर विला में हमेशा ऐसी गंदी बदबू कैसे आ सकती है। मुझे लगा कि सच में कोई अजीब बदबू आ रही होगी। मैंने तो वांग शुजिन से कहकर पूरे घर की अच्छे से सफाई भी करवाई, लेकिन इसके बाद चेनशी का बर्ताव और भी खराब हो गया। वह या तो उस जगह पर सफाई का स्प्रे करने लगता जहां मैं बैठा था, या सोफा पर एक कपड़ा बिछा देता और मुझे उस पर बैठने को कहता। कुछ बार तो मैंने उसे उन चीजों को कचरे में फेंकते हुए देखा जिन्हें मैंने छुआ था, और उसके चेहरे पर घिन थी। जब भी मैं इस बारे में पूछता तो वांग शुजिन मुझे एक तरफ ले जाती और आराम से समझाती। ऑजी बस इस बात से परेशान रहता है कि चीजें साफ नहीं हैं और इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए वह इतना ध्यान रखता है। यह सुनकर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर रोज कॉलेज जाने के अलावा मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता था। मुझे परिवार की कंपनी के भी बहुत सारे छोटे बड़े काम देखने होते थे। मैं इतना व्यस्त रहता था कि मेरे पास उससे बहस करने की ताकत ही नहीं थी। लेकिन आज दोपहर को जब मैंने दरवाजे पर वह पर्ची देखी, तब मुझे सब समझ आया। चेंजी मुझे शुरू से ही एक मुफ्तखोर समझ रहा था। पहले तो मैं वांग सुजुन और चेनशी को एक ऐसा सबक सिखाने वाला था जो वे कभी नहीं भूलते। लेकिन अब जब वांग सुजुन मुझसे इतनी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रही थी, यंग मास्टर, मैं वादा करती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं आज ही ऑजी को सब कुछ समझा दूंगी। मैं उसे यहाँ फिर कभी नहीं रुकने दूंगी। कृपया उन सालों के लिए जो मैंने आपके माता पिता की सेवा की, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। उसे हाथ जोड़ते और माफी मांगते देख मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। पुलिस के जाने के बाद वांग सुजुन को लगा जैसे उसके सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने चैन की सांस ली और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। उसका बर्ताव बिल्कुल ठीक था। उस दिन के बाद से चेनजी ने सच में मेरे घर आना बंद कर दिया। वांग सुजिंग पहले की तरह मेहनत से काम करती रही। वह घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती थी। बस एक ही परेशानी थी कि घर से चीजें गायब होने लगी थीं। एक दिन रेड वाइन की बोतल गायब हो जाती, अगले दिन डिनर सेट, और उसके अगले दिन कोई महंगा डिजाइनर कपड़ा। जब भी मैं पूछता, वांग सुजिन के पास एक बहाना तैयार होता। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। सफाई करते वक्त मुझसे गलती से वह वाइन की बोतल टूट गई। यंग मास्टर, वह डिनर सेट पुराना हो गया था। धोते वक्त मैंने देखा कि उसमें दरार थी। मुझे डर था कि कहीं आपको चोट न लग जाए, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। यंग मास्टर, मैं वे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए ले गई थी, लेकिन उन्होंने उसे गुम कर दिया। हालांकि उसके बहाने हमेशा झूठे लगते थे, लेकिन उसका बर्ताव हमेशा इतना अच्छा था कि मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर चिंगमिंग फेस्टिवल आया। अपने मरे हुए माँ बाप की याद में मैंने उनके शहर से बाहर वाले विला जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपनी आधी जिंदगी बिताई थी, ताकि वहां सफाई कर सकूं। वह मेरे माँ बाप की सबसे पसंदीदा जगह थी। आंगन मेरी माँ के पसंदीदा फूलों से भरा था और घर उन चीजों से सजा था जो मेरे पिता पूरी दुनिया घूमकर लाए थे। मरने से पहले मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि यह घर उनकी और मेरे पिता की पूरी जिंदगी की कमाई है और मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं उस विला से बहुत प्यार करता था। हालांकि मैं वहां से चला गया था क्योंकि मुझे डर था कि पुरानी यादें मुझे दुख देंगी। फिर भी मैं खुद कभी कभी वहां सफाई करने आता था। मैं ध्यान से हर एक फर्नीचर को साफ करता और गार्डन के पौधों को काट छांट करता था। लेकिन इस बार जब मैं विला पहुंचा तो मैं दंग रह गया। वह दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, पूरा खुला था। अंदर से बहुत तेज म्यूजिक और लोगों के हंसने बोलने का शोर आ रहा था। मैंने तुरंत आधा खुला दरवाजा धकेला और जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मैं हैरान रह गया। विला का लिविंग रूम किसी कबाड़खाने जैसा लग रहा था। वाइन की खाली बोतलें टेबल, सोफा और जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। स्नैक्स के पैकेट, फलों के छिलके, बीज और सिगरेट के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। लाखों रुपए का महंगा लेदर सोफा सिगरेट से जलने की वजह से जगह जगह से काला हो चुका था। मेरी माँ का सबसे पसंदीदा कारपेट पैरों के निशानों से भरा था और उस पर रेड वाइन गिरी हुई थी। दीवार पर टंगे हुए सजावट के सामान, कुछ को फोटो खिंचवाने के लिए उतारा गया था और कुछ को तोड़कर कोने में फेंक दिया गया था। यह सब देखकर मेरा गुस्से से मेरी मुट्ठी बंध गई। मेरे माँ बाप इस विला में अपनी आधी जिंदगी रहे थे। एक एक चीज, एक एक सजावट का सामान उन्होंने बहुत ध्यान से चुना था। आमतौर पर मैं यहाँ चलते वक्त भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि कहीं किसी चीज को चोट न लग जाए, और अब इस घर को पहचानने के लायक भी नहीं छोड़ा गया था। मैंने पूरे कमरे में देखा और मुझे दरवाजे के सामने वाले सोफा पर चेनजी दिखा। उसके आसपास हमारे यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स बैठे थे। जे भाई, आपकी फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर है। आपका शहर से बाहर वाला विला भी इतना शानदार है। हाँ, मैंने अभी चेक किया। दीवार पर लगी कोई भी पेंटिंग लाखों की है। आपकी माँ सच में एक बहुत बड़ी सीईओ हैं। हम सब क्लासमेट्स हैं। तो जब आप पढ़ाई पूरी करके अपनी फैमिली का बिजनेस संभालोगे तो क्या हमें अपनी कंपनी में नौकरी दोगे? चेनशी उनकी तारीफों का मजा ले रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। यह तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ रहो। तुम लोगों को कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर क्लासमेट्स बहुत खुश हो गए और उसकी और ज्यादा तारीफ करने लगे। तभी
चेनजी ने मुझे दरवाजे पर खड़े देखा। वह गुस्से में मेरे पास आया और बिना कुछ बोले मेरे चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आने की? इस अचानक मुक्केबाजी से मैं हैरान रह गया। बाकी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। अजीज, ये क्या हो रहा है? चेनजी ने नफरत से मेरी तरफ इशारा किया और गुस्से से बोला, ये लड़का लिन तियनकिंग वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। एक बेशरम मुफ्तखोर जिसे अपनी औकात नहीं पता। क्या मेरे शहर वाले घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ना काफी नहीं था? अब तुम इस नए विला में भी हिस्सा लेने आ गए जो मेरी माँ ने खास मेरे लिए खरीदा है। मैंने हैरानी से चेनशी को देखा। तुमसे किसने कहा कि यह नया घर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदा है? चेनशी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी माँ ने, और किसने? तुम जैसे लोग बस ये देखते हैं कि मेरी माँ एक सीईओ हैं, इसलिए तुम रोज मेरे घर पर पड़े रहते हो ताकि मेरी माँ के सामने आकर उनका ध्यान खींच सको। रोज मुफ्त का खाना और मेरी माँ के साथ अकेले रहने के मौके ढूंढना, क्या यह काफी नहीं था? अब तुम मेरे विला पर भी कब्जा करना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी माँ ने कहा कि वह तुम्हें सिर्फ इसलिए रहने देती है क्योंकि उन्हें तुम पर तरस आता है, एक अनाथ लड़का जिसके माँ बाप नहीं है। अपनी हद में रहो और यह मत सोचो कि तुम मेरे परिवार में जगह बना पाओगे। तो वांग स्यूजिन ने सच में चेनशी से यह सब कहा था। कोई हैरानी नहीं कि उसका बर्ताव मेरे साथ पहले इतना बुरा क्यों था। पता चला कि उसके दिमाग में वांग स्यूजिन एक सीईओ थी जो इस विला की मालिक थी और मैं बस एक बेचारा अनाथ था जिसे उसने सहारा दिया था। इसलिए चेनजी को हमेशा लगता था कि मैं उसके घर पर मुफ्त में रह रहा हूँ और उसे लगता था कि मैं उसके अकेले बेटे होने का हक छीन रहा हूँ। कितनी अजीब बात है। चेनजी ने बोलते हुए अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, क्या तुम लोगों को पता है कि यह लिन तियनकिंग कितना बेशरम है? ये रोज मेरे परिवार के पैसे पर पलता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। मैंने एक नोट भी लिखा था कि मुफ्त का खाना बंद करे, और इसने क्या किया? इसने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया और कहा कि मेरी माँ उसे परेशान कर रही है। मेरी माँ को डर था कि यह तमाशा खड़ा करके कंपनी का नाम खराब करेगा, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर मेरे लिए यह नया विला खरीदा ताकि मैं सुकून से रह सकूं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, मैं उनका अपना बेटा हूँ, असली यंग मास्टर, फिर भी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। लेकिन यह एक बेघर लड़का पूरे दिन मेरे घर पर ऐसे कब्जा करके बैठा रहता है जैसे यह इसी का हो। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अगर मैं अपने कपड़े पहनना चाहूँ या अपनी वाइन पीना चाहूँ तो नहीं कर सकता। मेरी माँ को वह सब चोरी छिपे शहर वाले विला से यहाँ लाना पड़ता है ताकि इसे पता न चले और यह फिर से हम पर परेशान करने का इल्जाम न लगाए। फिर से मैंने अपनी जिंदगी में इतना ढीठ इंसान कभी नहीं देखा। मेरी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। तो इसलिए मेरे विला से चीजें गायब हो रही थीं। वांग स्यूजिन चोरी छिपे उन्हें अपने बेटे के इस्तेमाल के लिए ले जा रही थीं। बहुत अच्छा खेल खेला वांग सुजिन। अगर तुम मुझे बेवकूफ समझती हो तो अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मैंने अपना फोन निकाला और लीगल डिपार्टमेंट को कॉल करने लगा। अभी मेरे माँ बाप के शहर से बाहर वाले विला पर लोगों को भेजो। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चेनजी ने मेरा फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। तुम्हें यह नाटक करने का इतना शौक क्यों है? तुम्हारे माँ बाप का विला, ये वह विला है जो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा है। बाकी स्टूडेंट्स भी बीच में बोलने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो ये बात है, तभी तो बाकी सब हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन ये कभी वहां नहीं होता। मुझे लगा कि ये किसी जरूरी काम में बिजी है। पता चला कि ये तो बस जी भाई के घर भाग जाता था मुफ्त का खाने के लिए। ये कितना शर्मनाक है। हाँ, माँ बाप के मरते ही एक अमीर परिवार के सहारे जीने लगा। यह सच में घिनौना है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे ही किसी अमीर को देखते हैं उसके पास आने के लिए हर तरह का तरीका अपनाते हैं, दूसरों के सहारे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं। आह, देखो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर कोई मेरे परिवार को मुझसे छीनने की कोशिश करता तो मैं उसे बहुत मारता। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और सीधा चेनजी की तरफ देखा। मैंने उसे ठंडे दिमाग से वार्निंग दी। मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपनी माँ को फोन करो और उनसे ध्यान से पूछो कि यह विला आखिर किसका है। यह सुनकर चेनजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम अभी भी मेरी माँ को बुलाना चाहते हो? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्हें यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उनसे कुछ ले सको। बोलते बोलते अचानक उसकी नजर मेरे गले पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चमक आई। ये जेड नेकलेस महंगा लगता है। तुमने इसके लिए भी मेरी माँ से भीख मांगी होगी, है ना? जैसे ही उसने यह कहा, उसने इसे जोर से खींचा और नेकलेस को मेरे गले से नोच लिया। चेनजी की यह हरकत बहुत तेज और जोरदार थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, नेकलेस उसके हाथ में था। यह देखकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। इसे वापस करो। मुझे अचानक इतना परेशान देखकर चेनजी ने मुझे गंदी नजर से देखा। इतने परेशान? लगता है इस चीज के लिए मेरी माँ के बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। मैं बहुत गुस्से में था। इसे वापस करो अभी। यह मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए सब कुछ है। इसे वापस करो, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा ताकि उसे छीन सकूं। यह जेड नेकलेस एक सुरक्षा कवच था जिसे पाने के लिए मेरी माँ ने एक तरह से अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं बचपन में बहुत कमजोर और बीमार रहता था। जब मैं 10 साल का था मैं बहुत बीमार हो गया और बेहोश हालत में हॉस्पिटल में एडमिट था।
डॉक्टर्स ने मेरे माँ बाप को सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कह दिया था। मेरी माँ ने हार नहीं मानी। शी मेरे ठीक होने की दुआ मांगने के लिए एक मंदिर गई, चलती धूप में, 40 डिग्री की गर्मी में अपनी सच्ची भक्ति दिखाने के लिए। उन्होंने पहाड़ के नीचे से लेकर चोटी तक हर एक कदम पर झुककर प्रणाम किया। वह तब तक झुकती रहीं जब तक उनके घुटने खून से लथपथ नहीं हो गए। उनकी हड्डी तक दिखने लगी थी और उनके सिर से खून बह रहा था और वह मुश्किल से होश में थीं। तब जाकर उन्हें यह नेकलेस मिला। शायद भगवान भी मेरी माँ के इस त्याग से पिघल गए थे। मैं, जो गहरी बेहोशी में था, चमत्कार से होश में आ गया। लेकिन उस मुश्किल के बाद मेरी माँ बीमार पड़ गईं और उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने वह नेकलेस मेरे हाथ में रखा और कहा कि मुझे अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करनी होगी। मैं इस नेकलेस को सबसे ज्यादा प्यारा समझता था। मैं इसे बचपन से ही पहनता आ रहा हूँ। ये ऐसी चीज थी जिसे मेरी माँ ने अपनी जान देकर खरीदा था। ये मेरे बर्दाश्त की आखिरी हद थी। मैं कभी भी किसी को इसे बर्बाद करने नहीं दे सकता था। तुम इसे जितना चाहते हो, मैं इसे उतना ही बर्बाद करूंगा। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, चेनजी ने पूरी ताकत से नेकलेस को जमीन पर फेंक दिया। एक तेज आवाज के साथ वह जेड पेंडेंट टूट गया और उसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। नहीं, अपनी माँ की जान के बदले मिले जेड को टुकड़ों में बिखरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तुमने हद पार कर दी है। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सीधा चेनजी के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? चेनजी ने अपना चेहरा पकड़ा और चिल्लाया, इसे पकड़ो मेरे लिए। जो भी इसे सबसे ज्यादा पीटेगा, मैं अपनी माँ से कहकर उसे 1 मिलियन युआन दिलवाऊंगा। यह सुनकर क्लासमेट्स की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हारी ब्रदर जी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी माँ इस शहर की सबसे अमीर औरत है। तुमने अपनी हद पार कर दी है। हाँ, तुम जैसे मुफ्तखोर के पास ऐसा नेकलेस खरीदने की औकात नहीं है। ये जरूर तुम्हें ब्रदर जी की माँ से मिला होगा। वह तो बस अपनी ही चीज के साथ कर रहा था। इसमें तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम कितने एहसान फरामोश हो। एक तो तुम दूसरों पर पलते हो और ऊपर से लड़ाई शुरू कर दी। यकीन नहीं होता। और तुम्हारी अपनी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलता कि तुम ऐसे बन गए हो तो उनका दिल टूट जाता। मुझे जमीन पर गिराकर पीटा गया और मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने अपने दांत पीसे। तुम सबको इसका पछतावा होगा। इस पर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। जेड की माँ एक बिलियनर है। तुम्हारी क्या औकात है जो हमें पछतावा करवाओगे? ये तो बहुत मजेदार है। तुम तो बस एक मुफ्तखोर हो और हमें धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। एक लड़का जिसका अपना खुद का घर तक नहीं है, वह बस अपना गुस्सा निकालने के लिए चिल्ला ही सकता है। उन्होंने मुझे जमीन पर दबा दिया और लगातार मेरा मजाक उड़ाने और बेइज्जती करने लगे। लोगों का साथ पाकर चेनजी ने मेरे बाल पकड़े और घमंड से कहा, पछतावा? मैंने इस शब्द का मतलब कभी नहीं सीखा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे पछतावा करवाओगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, महंगी गाड़ियों का एक काफिला तेज रफ्तार से आया और विला के ठीक सामने रुक गया। अचानक महंगी गाड़ियों के इस काफिले को देखकर सब हैरान रह गए। चेनजी और उसके दोस्त सब रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सबके देखते ही देखते गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट में लंबे और तगड़े मर्दों का एक ग्रुप बाहर आया। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी नजर बाज की तरह तेज थी। वह तेजी से विला के मेन हॉल की तरफ बढ़े। उनके आगे एक औरत चल रही थी जिसने ड्रेस पहनी हुई थी। उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना था। उसके बाल बड़े अच्छे से स्टाइल किए गए थे। वह ल्यू रॉयन थी, जो मेरी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट की हेड थी। वह मेरे पिता की सबसे भरोसेमंद साथी थी और कंपनी चलाने में मेरी मदद करने वाली बड़ी ऑफिसर्स में से एक थी। उसके पीछे 20 से ज्यादा लीगल स्टाफ और कई प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उन सबके पास एक ब्रीफकेस और एक बॉडी कैमरा था। उनका दबदबा ऐसा था कि उन्होंने तुरंत विला के एंट्रेंस को घेर लिया। यह नजारा देखकर स्टूडेंट्स हैरान रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? अचानक यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं? क्या इसमें भी पूछने की कोई बात है? ये जरूर ब्रदर जी की माँ ने किया होगा। उनकी माँ बहुत अमीर है। उन्हें पता था कि ब्रदर जी आज दोस्तों को पार्टी के लिए विला लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जरूर एक शानदार वेलकम रखा होगा। सही बात है। तो ये लोग खास तौर पर ब्रदर जी को इज्जत देने और हमारा वेलकम करने आए हैं। क्लासमेट्स ने खुद को यह यकीन दिला दिया और बहुत एक्साइटेड हो गए। उनके चेहरों पर घमंड साफ दिख रहा था। चेनजी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत मेरे बाल छोड़ दिए और अपने कपड़े ठीक करने लगा। फिर घर के मालिक की तरह बिहेव करते हुए वह आगे बढ़ा और ल्यू रॉयन और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। उसने घमंड से पूछा, सुनिए, क्या मेरी माँ ने आपको यहाँ भेजा है? ल्यू रॉयन ने चेनजी की तरफ एक नजर देखा तक नहीं। उनकी नजर तेजी से लिविंग रूम में घूमी। जब उन्होंने मुझे जमीन पर घायल और गिरा हुआ देखा, मेरे मुंह से खून बह रहा था और मेरे बाल बिखरे हुए थे। उनका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और मुझे उठाने के लिए नीचे झुकी। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप ठीक हैं? उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलग ही इज्जत थी। यह सुनकर जो भीड़ अभी थोड़ी देर पहले तक खुश थी, वह अचानक हैरानी से जम गई। चेनजी भी एक सेकंड के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसके तुरंत बाद, जैसे उसने दुनिया का सबसे अजीब मजाक सुना हो, वह जोर से हंसने लगा। प्रेसिडेंट लिन? हाँ हाँ,
क्या तुम लोगों ने सुना? इस औरत ने इस मुफ्तखोर को प्रेसिडेंट लिन कहा। चेन ने मेरी तरफ इशारा किया। वह इतना जोर से हंस रहा था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक लूजर जिसके सिर पर छत तक नहीं है, वह प्रेसिडेंट लिन कहलाने के लायक है। साथ पढ़ने वाले बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्या तुमने गलत आदमी चुन लिया है? यह तो बस एक मुफ्तखोर है। यह हर रोज दूसरों के भरोसे रहता है और हमेशा किसी अमीर परिवार से चिपकने के चक्कर में रहता है। बिल्कुल, इस जैसा बंदा प्रेसिडेंट बनेगा? अपनी आंखें खोलकर देखो, कहीं तुम्हारे साथ धोखा ना हो जाए। यह सुनकर ल्यू रुयान ने गुस्से में देखा और ठंडी आवाज में चिल्लाई, बदतमीज। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन चाकू की तरह धार थी, जिसने एक पल में कमरे के सारे शोर को शांत कर दिया। सबके होश उड़ने के बीच उसने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि लिन तियनचेंग है, शेंगसी ग्रुप के चेयरमैन। पूरे कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया और फिर पहले से भी ज्यादा जोर की हंसी गूंज उठी। हा हा, यह तो हद से ज्यादा मजाकिया होता जा रहा है। अगर ये शांगची ग्रुप का चेयरमैन है तो फिर ब्रदर जी की माँ कौन है? उसके पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है। वह किस हक से खुद को शांगची ग्रुप का चेयरमैन कह रहा है? ये शायद चेयरमैन के घर पर कुछ दिन रुका होगा और खुद को ही चेयरमैन समझने लगा। ब्रदर, जे तो शांगची ग्रुप के चेयरमैन का अपना बेटा है और वह भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। इस जैसा मुफ्तखोर। तुम सबको पहले इतने अच्छे कपड़ों में देखकर मुझे लगा तुम कोई बड़े लोग हो। अब मुझे समझ आया है, तुम सब बस पैसे देकर बुलाए गए नकली लोग हो, है ना? लिन तियनचेंग को पता था कि वह ब्रदर जू का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों को बड़े लोग बनने की एक्टिंग करने के पैसे दिए हैं, है ना? सच सच बताओ, लिन तियनचेंग ने तुम्हें इस एक्टिंग के लिए कितने पैसे दिए हैं? मैं उससे दुगुने पैसे दूंगा। मुझे भी एक बार देखना है कि चेयरमैन बनना कैसा लगता है। चेन जी ने भी ल्यू रुयन की तरफ मजाक उड़ाते हुए देखा और कहा, अगर नाटक ही करना है तो कम से कम ऐसा करो जो सच लगे। लेकिन तुम गलत जगह आकर टकरा गए हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी माँ की क्या हैसियत है? मैं चेनजी हूँ, वांग शुजिन का बेटा, जो शेंगशी ग्रुप की चेयरमैन है। यह सुनकर ल्यू रुयान ने थोड़ा गुस्से से देखा। वांग शुजिन? क्या वह प्रेसिडेंट लिन की नौकरानी नहीं है? ल्यू रुयान की बात सुनकर चेनजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ एक नौकरानी कैसे हो सकती है? वह शांगची ग्रुप की चेयरमैन है, इस शहर की सबसे अमीर औरत, और मैं चेनशी एक अमीर खानदान का बेटा हूँ। ल्यू रुयान ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बेवकूफ कहीं के। यह कहने के बाद उसने पीछे मुड़कर अपने सिक्योरिटी वालों को ऑर्डर दिया, इस जगह को कब्जे में लो, सबूत के लिए सारे टूटे हुए सामान की फोटोज लो और इन सब लोगों को पकड़ लो। किसी को भी यहाँ से जाने मत देना। इनकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट लिन पर हाथ उठाने की? आज हम इन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। उसके पीछे खड़े आदमियों ने एक साथ हाँ कहा और तुरंत चेनजी और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। समझ गए? डायरेक्टर ल्यू, आप यह क्या कर रही हैं? चेनजी डर के मारे पीछे हटने लगा और चिल्लाया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। मेरी माँ वांग सुजिन है, शांगसी ग्रुप की चेयरमैन। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। उसके दोस्त भी डर गए और बोलने लगे, हाँ, ब्रदर जी मैडम वोंग के अकेले बेटे हैं। ब्रदर जी से पंगा लेने का मतलब है मैडम वोंग से दुश्मनी लेना। मैडम वोंग के पास अरबों की दौलत है। तुम नकली एक्टर्स के लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी भलाई समझो। अभी निकल जाओ जब तक निकल सकते हो। एक बार मैडम वोंग यहाँ आ गई तो तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। ब्रदर जी, जल्दी अपनी माँ को फोन करो, उनसे कहो कि अपने लोगों को लेकर आएं, फिर देखते हैं कि ये नकली एक्टर्स कैसे अकड़ दिखाते हैं। चेनजी होश में आया। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकाला और वांग सुजुन को कॉल किया। कुछ बार रिंग होने के बाद फोन उठाया गया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, मम्मी, अभी के अभी इस विला पर आओ। कुछ लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने हमें बंद करने और यहाँ से न जाने देने की धमकी दी है। मम्मी, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर यहाँ आओ। दूसरी तरफ से वांग सुजुन की डर से भरी आवाज आई, जी, क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। चेनजी ने गुस्से में कहा, यह वह बेकार लड़का है जो हमेशा हमारे घर पर मुफ्त की खाता रहता है। वह अचानक विला पर आ गया और नाटक करने के लिए कुछ नकली लोगों को भी ले आया है। वह बकवास कर रहा है कि वह प्रेसिडेंट लिन है और आपको नौकरानी बोल रहा है। मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। चेनजी ने परेशानी में अपने पैर पटके, मम्मी, क्या आप सुन रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप कब तक आ रही हैं? वांग शुजिन ने डर के मारे थूक निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। जी, मैं अभी आ रही हूं। तुम उनसे झगड़ा मत करना। मेरे वहां पहुंचने का इंतजार करो। बस मेरा इंतजार करो। संजय ने फोन काट दिया। उसने गुस्से से मेरी और ल्यू रुयान की तरफ देखा। बस तुम दोनों रुको, मेरी माँ आती ही होंगी। देखते हैं तुम अपना यह नाटक कैसे खत्म करते हो। फिर मैंने बिना कुछ बोले एक कुर्सी खींची और बैठ गया। ल्यू रुयान ने थोड़ा झुककर मुझसे धीरे से पूछा, प्रेसिडेंट लिन, क्या मैं पहले आपके जख्मों पर दवा लगा दूं और जब वांग शुजिन आएगी तो हम उससे निपट लेंगे? यह सुनकर चेन जियाई ने मजाक उड़ाया,
एक्टिंग करो और एक्टिंग करो। मेरी माँ के यहाँ आने तक रुको। देखते हैं तुम कब तक यह नाटक कर पाते हो। यह देखकर कि वांग सुजुन सच में आ रही है, उसके दोस्तों की भी हिम्मत वापस आ गई। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। ब्रदर जे, जब मैडम वोंग यहाँ आएंगी तो आप उनसे कहना कि इन घमंडी लोगों को सबक सिखाएं। हाँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई इस विला में घुसने की जो मैडम वोंग ने आपको दिया है, और इस नकली ताकत से हमें डराने की। लगता है इनकी मौत आई है। जब मैडम वोंग आएंगी तो हम इन्हें दिखाएंगे कि एक असली चेयरमैन का गुस्सा कैसा होता है। सिर्फ यही नहीं, आपको अपनी माँ को लिन तियनचेंग का असली चेहरा दिखाना होगा, ताकि वह नर्म दिल होकर उसे दोबारा अपने घर में न रखें। आज के बाद लिन तियनचेंग को अपने हाल पर छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह आपकी माँ के बिना कैसे जीता है। चेंची ने गुस्से में अपने दांत पीसे और मेरी तरफ घूर कर देखा। चिंता मत करो, आज चाहे लिन तियनचेंग कितना भी रोना रोए, भीख मांगे या धमकी दे, मैं अपनी माँ को उसे दोबारा अपने घर में नहीं रखने दूंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं अपनी माँ से इनकी अच्छी तरह धुलाई करवाऊंगा। लुरुयन ने हंसते हुए कहा। हमारी धुलाई करवाओगे? सिर्फ वांग सुजुन के सहारे? क्या उस जैसी एक मामूली नौकरानी इस लायक है? चेनजी बहुत गुस्से में आ गया। बकवास बंद करो, मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है। वह 100 मिलियन के विला में रहती है। वह शेंगशी ग्रुप की मालिक हैं, जो इस जगह की सबसे बड़ी कंपनी है। ये विला जो उन्होंने मेरे लिए आराम से खरीदा था, वह भी बहुत कीमती है। इतना बड़ा इंसान एक नौकरानी कैसे हो सकता है? मुझे पक्का पता है कि लिन तियनचेंग ने जानबूझकर तुम लोगों को मेरी माँ का नाम खराब करने के लिए भेजा है, ताकि हमारे बीच झगड़ा करवा सके और इस बात का फायदा उठाकर मेरी जगह छीन सके। लू रुयुआन ने ऐसे देखा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसके चेहरे पर नफरत थी। तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये विला वह जगह है जहां प्रेसिडेंट लिन के माँ बाप रहते थे, और जिस 100 मिलियन के विला की तुम बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट लिन ने उसे खुद खरीदा था जब वह बड़े हुए थे। और जहां तक शेंगसी ग्रुप की बात है, तो वह सच में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे प्रेसिडेंट लिन के माँ बाप ने बिल्कुल शुरुआत से खड़ा किया था। प्रेसिडेंट लिन इस शहर के सबसे अमीर आदमी के असली बेटे हैं। नहीं रुको, उन्हें अपने माँ बाप से सब कुछ मिला है। अब वह खुद ही सबसे अमीर आदमी है। और जहां तक वांग स्यूमियन की बात है, वह प्रेसिडेंट लिन के घर में काम करने वाली एक मामूली नौकरानी के सिवा कुछ नहीं है। बिना एक पल सोचे चेनजी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सब उसका है तो वह हर रोज मेरे घर पर मुफ्त में क्यों रहता है? मुझे उसकी इस बेवकूफी पर हंसी आ गई। क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? वह घर मेरा है। अपने ही घर में रहना मुफ्त में रहना कैसे हुआ? तुम्हें मेरे घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारी माँ पुरानी कर्मचारी थी। मैं बस तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता था। और उसने तुमसे झूठ क्यों बोला कि वह चेयरमैन है, और तुम्हें मेरे इस बड़े घर में क्यों रहने दिया? यह तुम खुद उससे पूछ लो। चेनजी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो और यह नाटक बंद करो। ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी माँ आने वाली है। तुम डर गए हो कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए उनके आने से पहले हमारे बीच झगड़ा करवाने के लिए यह बकवास कर रहे हो। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है कि मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ हूँ और एक अरबपति का बेटा हूँ, इसलिए तुमने इन लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाने का प्लान बनाया है और मेरे परिवार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। उसके पीछे खड़े दोस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही बात है, तुम बस इसलिए जल रहे हो क्योंकि चेनजी की माँ इतनी अमीर है, इसलिए तुमने नकली लोग बुलाकर यह नाटक किया ताकि उनका रिश्ता खराब कर सको। हम तुम्हारी इस सस्ती चाल में नहीं आने वाले। बस मिसेस वांग को आने दो, फिर देखना तुम सब कितने बेवकूफ लगोगे। जैसे ही उसने यह बात बोली, दरवाजे से जल्दी जल्दी आने वाले कदमों की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वांग स्यूमियन वहां पहुंच चुकी थी। वह त्याय हांफते हुए अंदर भागकर आई। जब उसने मुझे देखा, लियू रुयान और घर के बाकी सभी लोगों को देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह देखकर चेनजी के दोस्त उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। मिसेस वांग, आप आखिरकार आ गईं। लिन तियनकिंग ने नकली लोग बुलाकर यहाँ एक नाटक शुरू किया है। वह हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि लिन तियनकिंग शेंगशी ग्रुप का चेयरमैन है और ये घर उसका है और आप बस एक नौकरानी हो। हाँ, और वह हमें यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये कैसे थे? वह हमसे पैसे वसूलना चाहते हैं। वह अभी थोड़ी देर पहले चेनजी के सामने आपकी बुराई कर रहे थे। आप उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। हाँ, इन नकली लोगों को इनकी औकात दिखाओ और बताओ कि असली चेयरमैन कैसा होता है। वांग स्यूमियन अपनी जगह पर जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने कमरे में बिखरा हुआ सामान देखा। उसने मेरे मुंह के कोने पर खून और मेरे बिखरे हुए बाल देखे। आखिर में उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए जेड के टुकड़ों पर पड़ी। उस टूटे हुए जेड को देखकर उसकी आंखें डर से फट गईं। वह उस जेड को बहुत अच्छे से जानती थी। जितने साल उसने मेरी माँ की सेवा की थी, उसने मेरी माँ को हमेशा इसे पहने हुए देखा था। जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई, वह वहां मौजूद थी। उसने अपने कानों से सुना था कि कैसे मेरी माँ ने मुझे इस नेकलेस को संभाल कर रखने को कहा था। वह जानती थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए सिर्फ यही एक चीज छोड़ी थी, जिसे मैं हमेशा जान से प्यारा समझता था। वह टूट चुका था। वांग स्यूमियन के होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। चेनजी जल्दी से उसके पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए परेशानी में कहा, माँ, आप आ गईं।
ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। जल्दी करो, अपने लोगों को बुलाओ और इन सबको अरेस्ट करवाओ। उसने मेरी और ल्यू रुयन की तरफ इशारा किया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। खासकर ये दोनों, ये बार बार कह रहे हैं कि आप एक नौकरानी हो और हमारा घर और कंपनी सब लिंतियांकिंग का है, यहाँ तक कि यह घर भी उसका है। वह कह रहे हैं, माँ जल्दी से इन्हें बताओ कि यह सब आपका है। वांग स्यूमियन बिना हिले डुले खड़ी रही। चेनजी को कुछ अजीब लगा और उसने उसका हाथ हिलाया। माँ क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अगले ही पल वांग स्यूमियन ने धीरे से अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और भीख मांगने जैसा भाव था। फिर उसने चेनजी का हाथ छोड़ा और भागकर मेरे पास आई, बिल्कुल पिछली बार की तरह। उसने अपनी आवाज को इतना धीमा किया कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। छोटे मालिक, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरे लिए बस इस एक बार झूठ बोल दीजिए। चेंजे के सामने बस ऐसा नाटक कीजिए कि मैं इस घर की मालिक हूँ और यह कंपनी और सारी जमीन मेरी ही है, और आप बस एक बेचारे मुफ्तखोर हो, बस इस एक बार। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आप तो जानते हैं कि चेनजी के पिता बचपन में ही चल बसे थे। आप जानते हैं कि मैंने अकेले उसे कितनी मुश्किल से पाला है। वह हमेशा से एक घमंडी बच्चा रहा है। अगर उसे पता चला कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। छोटे मालिक, मैंने जितने साल आपके माँ बाप की सेवा की है उसके बदले प्लीज प्लीज बस एक और बार मेरी मदद कर दीजिए। बस ये आखिरी बार। मैं वादा करती हूँ, मैं आगे से बहुत मेहनत करूंगी। मैं उसे कभी आपको परेशान नहीं करने दूंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी कही हर एक बात मुझे बेहद बकवास और मजाकिया लग रही थी। मैंने कुछ सेकंड्स तक उसे घूरा और फिर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वांग स्यूमियन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? वांग स्यूमियन का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर चेनजी की तरफ देखा। छोटे मालिक, उसने और धीमी आवाज में मिन्नत की, प्लीज धीरे बोलिए। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने आगे कहा, अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई। मैंने तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाया। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ हमेशा सब्र से काम लिया और बार बार तुम्हारी गलतियों को झेला। और तुमने क्या किया? न सिर्फ तुमने अपने बेटे को मेरे घर में रखा, बल्कि मेरे ही सामने उसे ऐसे घूमने दिया जैसे वह इस घर का मालिक हो। तुमने उसे मेरे ही घर में मुझे धमकी भरे नोटिस लगाने दिए। तुमने उसे मेरे माँ बाप के घर पर लोगों को बुलाने दिया ताकि वे यहाँ हंगामा करें, लोगों को पीटें और सामान तोड़ें। मुझे बताओ, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारा क्या हक बनता है मुझसे मदद मांगने का? वैंग स्यूमियन के माथे पर पसीना आने लगा। छोटे मालिक, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस क्या? मैंने उसकी बात काट दी। बस चेनजी को यह बताना चाहती थी कि तुम कंपनी की चेयरमैन हो। बस उसे मेरे घर में लेकर आई और कहा कि यह तुम्हारा है। बस मेरे सामान को चुराकर उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया और फिर उसे मेरे माँ बाप के घर में आकर सब कुछ बर्बाद करने दिया। वांग स्यूमियन, क्या तुम जानती हो तुम्हारी इन हरकतों को क्या कहते हैं? यह चोरी है, यह धोखाधड़ी है। वांग स्यूमियन पूरी तरह डर गई। छोटे मालिक, मुझे सच में समझ आ गया है कि मेरी गलती थी। मैं तो बस चाहती थी कि उसे बड़ा होने के लिए एक अच्छा माहौल मिले। तुम चाहती थी कि उसे एक अच्छा माहौल मिले, इसलिए तुमने उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरी चीजों का इस्तेमाल किया। मैं गुस्से से बोला, क्या तुमने कभी एक बार भी सोचा कि तुम्हारी हरकतों का मुझ पर क्या असर होगा? उन्होंने मुझे पीटा और उन्होंने मेरी माँ की आखिरी निशानी को तोड़ दिया। वांग स्यूमियन, इस सब के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? वांग स्यूमियन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। छोटे मालिक, मैं इसका नुकसान भर दूंगी। नुकसान भरोगी? मैं हंसा। वह जेड मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तुम ऐसी क्या चीज दोगी जिससे इसका नुकसान पूरा हो सके? वांग स्यूमियन के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। तभी चेनजे ने अपना सब्र खो दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने वांग स्यूमियन को एक तरफ धकेल दिया। वह उसके आगे खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। तुम दोनों आपस में क्या खुसफुस कर रहे हो? उसने शक भरी नजरों से वांग स्यूमियन की तरफ देखा। क्या यह फिर से बेचारा बनने का नाटक कर रहा है और आपसे माफी मांग रहा है? वांग स्यूमियन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई। चेंजे को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इसने आपसे आखिर क्या कहा? क्या इसने आपको डराने या धमकाने की कोशिश की? माँ, आप इससे मत डरो। जो भी बात है साफ साफ बताओ। अगर इसने आपको धमकी देने की कोशिश की तो हम पुलिस को बुलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एक मुफ्तखोर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वांग स्यूमियन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसने चेंशी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ काफी देर तक हिलते रहे। आखिरकार उसने मुश्किल से एक बात कही, हेजी, चुप हो जाओ। क्या? मैं क्यों चुप रहूं? कहीं आप सच में इससे डर तो नहीं गई? वांग स्यूमियन ने गुस्से से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। बस चुप हो जाओ। सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चेंजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं है, तो फिर क्या है?
कहीं सच वो तो नहीं जो इसने कहा था कि आप इसकी नौकरानी हैं? यह सुनकर चेंजे अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी बकवास बात भी बोल सकता है। माँ, जल्दी से इन्हें इनकी औकात दिखाओ। इन्हें साफ साफ बता दो कि यह विला और कंपनी आखिर किसकी है। बाकी स्टूडेंट्स ने भी उम्मीद भरी नजरों से वांग स्यूमियन की तरफ देखा। उन्होंने उसे उकसाया, हाँ मिसेस वांग, जल्दी से सबको अपनी सच्चाई बताइए। इन्हें इनकी जगह दिखाइए। एक आम आदमी और कुछ नकली एक्टर्स की आपके घर पर आकर रोब जमाने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से इन्हें एक अच्छा सबक सिखाइए। हाँ, आपका बेटा कब से आपके इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सबके कहने के बाद भी वांग स्यूमियन अपनी जगह से हिली तक नहीं। चेंजे ने उसे थोड़ा हिलाया। वह परेशान था। माँ, कुछ तो बोलो। वांग स्यूमियन ने अपना सिर नीचे ही रखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने जो कहा वो सच है। पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। चेंशी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने हैरानी से वांग स्यूमियन की तरफ देखा। आपने क्या कहा? वांग स्यूमियन की उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आवाज और धीमी हो गई। यंग मास्टर लिन सही कह रहे हैं। वही शांगची ग्रुप के चेयरमैन हैं। शहर वाला घर भी उनका है और ये विला भी उनका ही है। मैं तो बस उनकी हाउसकीपर हूँ। वांग स्यूमियन की कही हर एक बात चेंजे के दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह लगी। उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। पहले चेहरा सफेद पड़ा, फिर पीला और फिर बिल्कुल नीला पड़ गया। माँ, आपने क्या कहा? उसकी आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी। एक बार फिर से कहो। वांग स्यूमियन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और गंभीरता से कहा, हेजी, मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं एक हाउसकीपर हूं तो तुम्हें शर्म आएगी, इसलिए मैं चुप रही। चेंजे गुस्से में चीखा। इस झटके से परेशान होकर चेंजे ने वांग स्यूमियन को बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। इसका मतलब आपने मुझसे हमेशा झूठ बोला। आपने मुझे बताया कि आप शांगची ग्रुप की चेयरमैन हैं, एक बड़े बंगलों में रहती हैं और अरबपति हैं। क्या वह सब झूठ था? क्या आप सच में सिर्फ एक नौकरानी हैं? एक ऐसी नौकरानी जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है। वांग स्यूमियन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह धीरे से बोली, हासे, मुझे माफ कर दो। माफी से क्या होगा? चेंजे पूरी तरह आपा खोते हुए चीखा। आपको अंदाजा भी है कि मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा था? मैंने उन्हें बताया था कि मेरी माँ एक चेयरमैन है, एक बड़ी बिजनेस वुमन है। और अब आप कह रही हैं कि आप सिर्फ एक नौकरानी हैं। अब मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनके सामने अपना सिर कैसे उठा पाऊंगा? यह कहकर चेन शी ने वांग स्यूमियन के कंधों को पकड़ लिया। वह बार बार पूछने लगा कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला, वह इतनी बेकार क्यों है और उन्होंने उसकी जिंदगी क्यों खराब की। वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स ये सब देख रहे थे। सब हैरान थे। उनके चेहरे देखने लायक थे। अब बहुत हुआ, मैंने कहा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन कमरे में सन्नाटा लाने के लिए काफी थी। चेन शी और वांग स्यूमियन दोनों ने मेरी तरफ देखा। तुम दोनों को बहस करनी है? तमाशा खड़ा करना है? इसके लिए तुम्हारे पास बाद में बहुत वक्त होगा, लेकिन अभी हमें कुछ बातें साफ करनी है। मैं वांग स्यूमियन के पास गया और उसकी आंखों में देखा। पहली बात, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरा विला दूसरों को यूज करने के लिए दिया, जिस वजह से यहाँ के फर्नीचर और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा। ये बिना इजाजत के घुसने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म है। दूसरी बात, तुमने मेरे घर से बहुत सी कीमती चीजें ली हैं, जैसे कीमती वाइन, कपड़े, घड़ियां, फर्नीचर और अप्लायंसेस। ये चोरी के बराबर है। तीसरी बात, तुमने अपनी असली पहचान छुपाई। तुमने मेरे पैसे और प्रॉपर्टी का सहारा लेकर अपने बेटे को धोखे में रखा और उसकी मेरे साथ बदतमीजी को बढ़ावा दिया। तुम इस जुर्म में बराबर की भागीदार हो और अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, मेरी हर एक बात के साथ। वांग स्यूमियन का चेहरा और पीला पड़ता गया। चौथी बात, मैंने जमीन पर टूटे हुए जेड की तरफ इशारा किया। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और अब तुम्हारे बेटे ने इसे तोड़ दिया है। वांग स्यूमियन के पैरों से जान निकल गई। शी कलैप्स टू द ग्राउंड। यंग मास्टर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वह जमीन पर बैठकर बार बार अपना सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। चेंजे एक तरफ खड़ा होकर अपनी माँ को घुटनों पर देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसमें गुस्सा, निराशा, शर्मिंदगी और एक अजीब सा पछतावा साफ दिख रहा था। जहां तक उसके दोस्तों की बात है, वे एक कोने में दुबक कर खड़े थे। जो लोग अभी मुझे सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, अब उनकी मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लियू रुयान ने पास आकर मुझे एक फाइल दी। प्रेसिडेंट लिन, यह इस जगह की फोटोज और वीडियोस हैं। नुकसान हुई हर चीज और आपको आई चोटों को सबूत के तौर पर इसमें लिख लिया गया है। मैंने फाइल ले ली। मैंने कुछ पेजेस पलटे और हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने वांग स्यूमियन की तरफ देखा। वांग स्यूमियन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखी। यंग मास्टर, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने एक एक शब्द साफ साफ बोला। तुम्हें माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे बस खड़े होकर बात करने को कहा है। अब इस मामले को पुलिस ही संभालेगी। अब से
मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुमने सालों तक मेरे घर में काम किया है। वांग स्यूमियन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर गई। यह देखकर चेन शी को आखिरकार समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर था। उसने गुस्से में देखा और कांपती हुई आवाज में मेरे पास आया। हे लिन तियनचेंग, आज जो कुछ भी हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि यह घर तुम्हारा है। मैंने सोचा। तुमने क्या सोचा? मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने सोचा मैं मुफ्तखोर हूं, इसलिए तुम जब चाहे मुझे मार सकते हो और मेरा सामान तोड़ सकते हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। तुमने जो मुझ पर हमला किया और मेरा सामान तोड़ा है, उसके लिए मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई करवाकर ही रहूंगा। चेन जी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह वांग स्यूमियन की तरफ घूमा और रोते हुए चिल्लाया, मम्मी कुछ बोलो ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगी और मुझे पूरी जिंदगी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? अब तुम इतनी चुप क्यों हो? वांग स्यूमियन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और दुख भरी आंखों से अपने बेटे को देख रही थी। चेनशी, मैं तो खुद को भी नहीं बचा सकती, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? चेनजी हैरान रह गया। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी का हूटर सुनाई दिया। कुछ पुलिस वाले अंदर आए। मैंने उन्हें सब कुछ शॉर्ट में बताया। वांग स्यूमियन के बिना इजाजत के विला इस्तेमाल करने से लेकर चेनशी के दोस्तों के साथ जबरदस्ती अंदर घुसने तक, मुझ पर हमला करने और मेरा सामान तोड़ने तक, सब बताया। मैंने पुलिस से सख्त आवाज में बात की। सर, इन लोगों ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझ पर हमला किया। उन्होंने विला को गंदा किया, फर्नीचर तोड़ा, मेरी महंगी शराब पी ली और मेरी माँ की निशानी को भी तोड़ दिया। इन सब के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरी गुजारिश है कि आप कानून के मुताबिक इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है। ऑफिसर ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी ही सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे नुकसान हुए सामान की कीमत का सबूत, रसीदें और अपनी चोटों की मेडिकल रिपोर्ट स्टेशन लाने को कहा ताकि नुकसान का हिसाब लगाया जा सके। मैं हॉस्पिटल गया, अपना इलाज करवाया, रिपोर्ट ली और फिर सारे कागजात लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर वे घमंडी क्लासमेट्स अब बिल्कुल उदास और डरे हुए बैठे थे। वे लोग चेनशी की चाटुकारी सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वांग स्यूमियन शेंगसी ग्रुप की मालकिन है। उन्हें लगा चेनशी आने वाला वारिस है, इसलिए वे उसके आगे पीछे घूम रहे थे। लेकिन अब जिसे वे अमीर घर का बेटा समझ रहे थे, वह एक नौकरानी का बेटा निकला और जिसकी उन्होंने बेइज्जती की थी, असल में उन्हें उसे खुश रखना चाहिए था। यह सच उनके लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। वे सब चेनशी को गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। इस वक्त तक चेनशी पूरी तरह टूट चुका था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। एक तो उसे भारी हर्जाना भरना था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जो खुद को मुफ्तखोरों से नफरत करने वाला बताता था, वह खुद सबसे बड़ा मुफ्तखोर निकला। यह एक ऐसा सच था जिसे वह चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पुलिस ने मेरे लाए हुए कागजात लिए और उनका मिलान किया। आखिर में उन्होंने हिसाब लगाया कि जो शराब चेनजी के दोस्तों ने विला में पी थी, सिर्फ उसकी कीमत ही 10 मिलियन युआन से ज्यादा थी। अगर खराब हुए सोफा और कारपेट को भी जोड़ दें तो कुल खर्च 20 मिलियन युआन हो गया। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। 20 मिलियन युआन उनमें से किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। वे इसे नहीं चुका सकते थे। वे लाचार होकर बस यही कह सके, तुम तो पहले से ही इतने अमीर हो, तुम इतने थोड़े से पैसों के लिए क्यों अड़ गए हो? हाँ, ये तो बस एक गलतफहमी थी, हम आपस में बात कर सकते हैं। तुम्हें हमें इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत है? हमने तुम्हारी थोड़ी शराब ही तो पी और सोफा कारपेट खराब किया है। तुम तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो। तुम इन छोटे मोट पैसों के लिए इतने कंजूस तो नहीं बनोगे ना? हाँ, और देखो, तुम्हारी चोटें भी तो ज्यादा गहरी नहीं हैं। इतने कंजूस मत बनो। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनकी कोई गलती ही ना हो, जैसे 20 मिलियन उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो, या जैसे मैं अमीर हूं तो नुकसान सहना मेरी ही जिम्मेदारी हो। मैंने हंसते हुए कहा, जब तुम लोग मेरी शराब पी रहे थे और मुझे मार रहे थे, तब तो बड़ा घमंड दिखा रहे थे। अब क्यों कह रहे हो कि मैं बड़ा दिल दिखाऊं? अगर गलती करने की हिम्मत थी तो अब हर्जाना भरने की भी हिम्मत रखो। जब उन्होंने देखा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, तो वे घबरा गए। उन्होंने मुझसे बहस करना बंद किया और तुरंत चेनजी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारी गलती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। तुम्हारी माँ एक नौकरानी है, पर तुमने उसे कंपनी की मालकिन बताया। मुफ्तखोर तुम खुद हो, पर दूसरों पर उंगली उठाते हो। तुमने हम सबको इस मुसीबत में फंसा दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस भी लिन तियनचंग ने भरी थी, और फिर भी तुम खुद को शेंगसी ग्रुप का वारिस बताते रहे। तुम सबसे बुरे हो। हम तो बस तुम्हारे आगे पीछे घूमने के चक्कर में इस मुसीबत में फंस गए। अब ये पैसे तुम खुद ही भरो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने हमें विला में नहीं बुलाया होता तो यह सब होता ही नहीं। अब इस 20 मिलियन का भुगतान तुम अकेले करो, हमसे एक पैसा भी मत मांगना। उनके इन आरोपों को सुनकर चेनजी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? अगर तुम लोग अमीरों की चाटुकारी करने के लिए इतने उतावले न होते और मुझे लगातार उकसाते नहीं, तो क्या मैं यहां तक पहुंचता? जब तुम्हें लगा मैं अमीर का बेटा हूं, तब तो मेरे आगे पीछे घूमते थकते नहीं थे। अब मुसीबत आई तो मुझसे मुंह मोड़ लिया। तुम सबके सब मतलबी और मौका परस्त हो। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा।
चेन जी वहां खड़ा होकर अपने उन दिखावटी दोस्तों पर चिल्लाने लगा और उन्हें गालियां देने लगा। अगर पुलिस बीच में ना आती तो वे लोग वहीं आपस में लड़ने लगते। काफी बहस के बाद वे लोग फिर से अपने बचाव में बहाने बनाने लगे। एक ने कहा कि उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी। दूसरे ने दावा किया कि उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। आखिर में जब पुलिस ने उन्हें विला का साफ वीडियो दिखाया तो सबका मुंह बंद हो गया और किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। हर किसी को उसकी गलती के हिसाब से हर्जाना भरना था। और चेनशी जो इस सब में सबसे आगे था, उस पर सबसे बड़ा कर्ज आया। इतने बड़े हर्जाने की रकम देखकर चेनजी लाचार हो गया। वह बस वांग स्यूकिन की तरफ देखकर बोला, मम्मी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। वांग स्यूकिन थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर गिड़गिड़ाते हुए मेरी तरफ देखने लगी। छोटे मालिक, क्या सच में इतना बेरहम होना जरूरी है? मैंने सालों तक आपके परिवार की देखभाल की है, उसके नाते मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी थोड़ी तो इज्जत रखिए। क्या आप इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? मैंने वांग शुकिन को गुस्से से देखा। तुम्हारी इज्जत रखूं? वांग शुकिन, तुमने सालों तक मेरे परिवार की देखभाल की और हमने उन सारे सालों में तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई इज्जत बची है? आज से तुम नौकरी से निकाली जाती हो। और एक और बात, दूसरों के लिए भीख मांगने के बजाय यह सोचो कि तुम खुद को कैसे बचाओगी। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। इस तरह हर कोई हर्जाना भरने के लिए पैसे इकट्ठे करने में लग गया। कुछ क्लासमेट्स को तो अपने माँ बाप के आगे घुटने टेकने पड़े और मार खानी पड़ी, तब जाकर वे अपना कर्ज चुका पाए। जो लोग पैसे नहीं दे सके उन्होंने चुपचाप अपनी सजा स्वीकार कर ली और अपने लालच और घमंड की सजा भुगती। वांग सुकिन को चोरी के जुर्म में, जानबूझकर सामान तोड़ने और बिना इजाजत के घुसने के जुर्म में कुल 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। चेनशी को हमला करने और सामान तोड़ने के जुर्म में 2 साल की जेल की सजा मिली। इस सब के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। इस दुनिया में अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। कुछ लोगों के साथ आप जितने नर्म होंगे वे आपको उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे। आपका दिल जितना नर्म होगा वे आपका उतना ही फायदा उठाएंगे। आपकी अच्छाई में थोड़ी सख्ती भी होनी चाहिए, नहीं तो यह दुनिया आपको कमजोर समझकर कुचल देगी।